आरएसएस के 100 साल भी इसी साल पूरे हुए और आरएसएस के 100 साल पर उसके पास ये आरएसएस का बड़ा मंदिर है जो हिंदुओं के ही यानी दान और उनके जो डोनेशन है, उनका जो चंदा है, इस मंदिर को उसी में से किस तरह से चोरी की गई है और डाका डाला गया। इस तरीके से वो लोग जो राम मंदिर के नाम पे सत्ता में आए और राम मंदिर की दुहाई दे दे के पता नहीं क्या क्या कर डाला इन्होंने, वो उस राम को केवल अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते रहे। अगर उनमें वाकई में श्रद्धा होती और जिससे आस्था की बात करते हैं तो ये नौबत आज ना आती। इस खबर को भी इजाजत मिली कि ये खबर बाहर आ सके क्योंकि योगी और मोदी की तकरार थी। ये कोई ऐसी पहेली भी नहीं है जिसको बुझाने के लिए कोई नंबर भी मिले कि देखिए पूरे तरीके से इस खबर को किस तरह से छिपाया गया। मैं ये भी आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन मुझे बताइए चंपत राय को लेकर जिस तरह की खबरें छपने की मैं फिर से कहूंगी इजाजत दी जा रही है कि उनके पास 400 निजी गार्ड्स होते थे, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स 400, 1 करोड़ रुपए माहाना उनका खर्च था। जिस कंपनी को ये टेंडर मिला वो कंपनी आरएसएस से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति जो राम की सेवा में लगे हुए थे, ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे थे। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम जो खुद एक राजा थे, उनसे भी बड़े राजा बन के दिख रहे हैं ये। उस मंदिर जिसके लिए अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जिससे देश की राजनीति बदली, जिससे इनको सत्ता मिली, उसके लिए इनकी कंसर्न सिर्फ वहीं तक सीमित है कि किस तरीके से जो असली कल्प्रिट्स हैं, जिनके जरिए से और बड़े खुलासे हो सकते हैं, उनको इससे बाहर निकाल दिया जाए। समझना चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को अगर समझा जाए योगी और मोदी के बीच की तकरार को, तो आप ये बताइए कि मंदिर में जो चंदा चोरी का ये मामला आ रहा है, चढ़ावे में चोरी का, चाहे वो 2 करोड़ का या 100 करोड़ का है या 1000 करोड़ का है, आम जनता उत्तर प्रदेश की इसे किसको जिम्मेदार मान रही है? क्योंकि हमें ये भी समझना है कि 1 साल से कम वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ये मुद्दा राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन जो फिजिकल भौतिक फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है मंदिर, वो अयोध्या में है जो उत्तर प्रदेश में है। तो मुझे बताइए, चुनाव से ठीक पहले जब हम इस मुद्दे को उभरते हुए देख रहे हो, ये मुद्दा आसानी से नीचे नहीं जाएगा, ये मरेगा नहीं आसानी से, सिर्फ और सिर्फ इसकी और परतें खुलती जाएंगी। तो इस पूरी तकरार के बीच क्या मोदी ये चाहते हैं कि योगी कमजोर होते हुए नजर आए, योगी का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कंट्रोल सत्ता पर, और उन्हीं की आंख के नीचे, नाक के नीचे उनके भ्रष्टाचार होना इस मंदिर में, क्या मोदी चाहते हैं कि योगी कमजोर दिखें? वो बताते हैं चीफ मिनिस्टर इस प्रकार के हैं जिन्होंने राम राज्य ला दिया है, लॉ एंड ऑर्डर परिवर्तित कर दिया है, पूरा कायाकल्प कर दिया है प्रदेश का, पता नहीं क्या क्या कर दिया है। ये मोदी शाह ये बताने की लोगों को कोशिश करें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है योगी का, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसने न तो इसमें वो तेजी दिखाई और ना ही उस प्रकार का प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जो कि लेना चाहिए था। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त देश में एक ऐसा विवाद चल रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है जो शायद इस देश के सबसे पुराने मुकदमे से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बाबरी मस्जिद का वो दौर जब 50 साल से ज़्यादा एक पूरा मुकदमा चला और उसके बाद अदालत ने उस ज़मीन को हिंदू पक्ष को दे दिया, उस पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाया गया और ये लगा कि आरएसएस ने समझाया इस देश के हिंदुओं को कि उनको पूरे तरीके से इंसाफ मिल गया है। लेकिन अब सोचिए, उस मंदिर के बन जाने के 2 साल के भीतर ही जिस तरह के भ्रष्टाचार की बात आ रही है, वो भी जो हिंदुओं के ही यानी दान और उनके जो डोनेशन है, उनका जो चंदा है, इस मंदिर को उसी में से किस तरह से चोरी की गई है और डाका डाला गया है, उसको लेकर पूरी खबर हमारे सामने आ रही है। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किसने चोरी की, कितनी चोरी की, कब वो पकड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि इस पूरे मुद्दे की राजनीति को आप समझने की कोशिश कीजिए। आरएसएस के 100 साल भी इसी साल पूरे हुए और आरएसएस के 100 साल पर उसके पास ये आरएसएस का बड़ा मंदिर है। किस तरह से उसने देश के हिंदुओं को तमाम तरीके से, मैं कहूँगी, बहकाते, मनाते, पटाते हुए ये सरकार चलाई है। पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में है और ये मंदिर जो कि उनकी राजनीति के पूरे तरीके से
केंद्र में रहा है, अब इस मंदिर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि उसमें चंदे की चोरी का आरोप है। किस तरह से इस पूरे मुद्दे को समझा जाए, और खासकर ऐसे वक्त में भी जबकि ये खबर भी हमारे पास आने के लिए एक तरह से अलाउ किया जा रहा है, इजाज़त दी जा रही है कि ये खबर हमारे पास आ सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इन दोनों के बीच जो एक तरह की राजनीतिक तकरार है, उसके नतीजे के तौर पर भी ये खबर हमारे सामने। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, शरद प्रधान जी। कई दशकों से देश की राजनीति को और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं, लिखते रहे हैं और समझाते भी रहे हैं। और जब ये डिजिटल मीडिया का दौर आया तो इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी लोगों को समझा रहे हैं। और ये नया एक्सपेरिमेंट हम इस पॉडकास्ट में ये कर रहे हैं कि शरद जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम यहाँ दिल्ली से इस पॉडकास्ट को मैं होस्ट कर रही हूँ। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। मैं इससे पहले कि आपसे तमाम चोरी चकारी और वो तमाम मुकदमों वाली बात पूछूं, अगर सिर्फ राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो मुझे बताइए कि राजनीतिक तौर पर राम मंदिर में चोरी के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक राम मंदिर का सवाल है, मेरी नजर में ये कोई आम मंदिरों की तरह से नहीं है। बहुत से मंदिरों में लूटपाट होती है, चोरी चकारी होती है, लेकिन जो अयोध्या के मंदिर में हुआ है वो तो डकैती। और डकैती इसलिए है कि खुलेआम जिस तरीके से दिन दहाड़े पैसे लूटे गए, और मेरा मानना यह है कि ये लोगों की जानकारी में लूटे गए। ऐसा नहीं मुमकिन है कि बगैर लोगों को पता लगे ये चुपचाप, चोरी तो उसे कहते हैं जो चुपचाप हो जाए। और इसका असर देश की राजनीति पर पड़ना चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, क्योंकि ये वही मंदिर है जिससे हिंदुस्तान का पॉलिटिकल डेस्टिनी बदल गई। जिस तरीके से इन्होंने पूरी ये देश को जिस तरह से विभाजित कर दिया, आज की डेट में हिंदू मुसलमान का डिवाइड क्रिएट करा, और सारा कुछ इस्तेमाल किया गया इस मंदिर से, की शुरुआत इस मंदिर से हुई। तो इसलिए इसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। लेकिन जरूरी इस बात के लिए यह है कि विपक्ष एकजुट होकर के और एक आवाज में इसकी गूंज पूरे देश में फैलाए कि किस तरीके से वो लोग जो राम मंदिर के नाम पे सत्ता में आए और राम मंदिर की दुहाई दे दे के पता नहीं क्या क्या कर डाला इन्होंने, वो उस राम को केवल अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते रहे। अगर उनमें वाकई में श्रद्धा होती और जिससे आस्था की बात करते हैं, तो ये नौबत आज ना आती, ये बहुत पहले खुल जाना चाहिए था। पहली बार इसका जो खुलासा हुआ था 2021 में हुआ था कि राम के नाम पे लूट मचाई जा रही है जमीन की खरीद फरोख्त पे। किसी ने उसको गौर नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दबाता रहा, जिस तरह जैसे वो करता है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं। और ऑपोजिशन पार्टीज जितना उठा सकती थी उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन फिर ठंडा पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि इनके हौसले बढ़े, डकैतों के हौसले और बढ़े, और डकैती एक डिफरेंट स्केल पे चली गई। क्योंकि पहले तो जमीन के जरिए से पैसा बना रहे थे कि सुबह खरीदी जमीन, फर्ज कीजिए 2 करोड़ की, और शाम के 5 बजे उसको 18 करोड़ में उस मंदिर ट्रस्ट को बेचा जो राम के नाम पे जहां पैसा आता। तो ये उस वक्त अगर ये if it had been nipped in the bud, तो ये नौबत यहां तक नहीं पहुंचती कि चढ़ावे की चोरी होने लगे, पैसा उसमें से लूट लें, जेवरात जो लोग चढ़ाते थे, आभूषण तमाम लोग हैं जो वहां चढ़ा देते, उसको लूट ले। ये नौबत ना आती। और ये टाइम है देशवासियों को बताने के लिए कि ये जो सत्ता में बैठे हैं, इनका काम सिर्फ राम का नाम का इस्तेमाल करना है, इस देश को विभाजित करने के लिए, राम के नाम से फायदा उठाना है सत्ता पाने के लिए। उसके बियॉन्ड की कोई आस्था नहीं। शरद जी, मैं आपको थोड़ा-सा इतिहास में लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि होता ये है कि कभी-कभी जिस लम्हे को हम रिपोर्टर्स कवर कर रहे होते हैं, उसमें इतिहास के जो रियर मिरर होता है, उसमें देखते रहना बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी चलाते हुए। कहीं पीछे से तो कुछ ऐसा नहीं है, और इतिहास मुझे लगता है वही किरदार अदा कर रहा होता है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ 1950 के दशक में, और उस वक़्त देखिए आप पूरा ये मंदिर का पूरा मामला खुला। उसके बाद देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ये मुकदमा चलता रहा 50 साल से ज़्यादा।
ये अदालत में चला, दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ये मुकदमा चला और इन 50 सालों में बीजेपी की पूरी राजनीति आप देखिए 2 से 302 सीटों तक पहुंचने की पूरी राजनीति है, क्योंकि वो कहते थे हम मंदिर बनाएंगे आपके लिए, राम का मंदिर बनाएंगे, आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में लेकर आइए, आप हमें सरकार में लेकर आइए, हम आपके लिए मंदिर बनाएंगे। आखिरकार मंदिर बन गया, 2019 में फैसला आ गया, 2024 में ठीक चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले ये मंदिर भी जनता को दे दिया गया कि अब मैंने ये मंदिर बनवा दिया है, अब मुझे वोट दीजिए। अब उसी राम के मंदिर में जहां ये कहा गया कि भारत का जो हिंदू है हजारों साल से प्रताड़ित है और कहा सैकड़ों साल से मुगलों के बूट के नीचे जीता आया है और फाइनली उसको आखिरकार इंसाफ मिल गया, राम का मंदिर मिल गया। अब हमारे सामने भव्य रूप से फिजिकल फॉर्म में ये मंदिर अयोध्या में मौजूद है। इस सब के बाद फिर उस मंदिर में चोरी होती है, डकैती होती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। यही तो दर्शा रहा है कि कितनी वाकई में इनके दिल से कितनी आस्था है, कितना राम के नाम पे जो है इस किस्म की हरकत ना करते। और ये मानना कि ये चंद लोग जिनको कि अभी अरेस्ट किया गया है, 8 लोग, जस्ट स्मॉलर फ्राइज जो हैं, उनको करके खाना पूरी हो जाएगी। मेरी नजर में जो इस वक्त हो रहा है, इस डकैती को के उजागर होने के बाद सरकार द्वारा जो किया जा रहा है वो सिर्फ खाना पूरी है। नॉर्मली इतनी स्केल की डकैती में एसआईटीज नहीं बनाई जाती है। इसमें कोई वजह नहीं है कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज को इन्वॉल्व ना करे। जो सरकार बात बात पे ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ईडी को लगा देती है, सीबीआई इंक्वायरीज कर देती है, बंद कर देती है लोगों को, वो सरकार के लिए इस मंदिर की इतनी तक अहमियत नहीं है, रामचंद्र जी के लिए इतनी अहमियत नहीं है कि इसमें उन इंडिपेंडेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व करते। ईडी, आप सोचेंगे कि क्यों मैं ईडी की बात कर रहा हूं, इस वजह से कि 2021 में जब ये जमीन की खरीद फरोख्त में का मामला उजागर हुआ था कि इसमें तमाम पैसा इधर से उधर हुआ है और नाजायज तरीके से लोग रईस बन गए हैं, यहाँ की जमीन मंदिर ट्रस्ट को बेच करके, उस वक्त अगर ये मामले में एक्शन होता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग है, दिस इन्वॉल्व्स मनी लॉन्ड्रिंग, कि आज आपने सुबह किसी ने खरीदी जमीन, उसने शाम को ट्रस्ट को बेची या उस बीच में किसी और को भी बेची और फिर दूसरे को फिर ट्रस्ट को बेची, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तभी होती कि सीबीआई, हालांकि हम जानते हैं कि सीबीआई कितने हद तक इंडिपेंडेंट रह पाती, लेकिन कम से कम स्टेट के एक छोटे से एसआईटी हेडेड बाय अ डिविजनल कमिश्नर लेवल ऑफिसर, इससे ये उम्मीद की जाए कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे, क्या नामुमकिन। उत्तर प्रदेश में जब भी एसआईटीज बनाई गई हैं या वन मैन जुडिशियल कमीशन बनाए गए हैं ऑफ रिटायर्ड जजेस, वो सिर्फ टाइम बाय करने के लिए किया और टाइम बाय करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये चीज इस मामले में भी मुझे ऐसा ही लगता है, जब एसआईटी बनाई गई उसके पीछे भी इंटेंशन इसी प्रकार का रहा हो, वरना एसआईटी के बनाने के बजाय सीधे एफआईआर करनी चाहिए। आज भी आप देखिए किस तरीके से उन लोगों को बचाया जा रहा है जो इसके हर देख रेख में फाइनेंशियल कंट्रोल जिनके पास पूरा था, जैसे कि चंपत राय, जो कि इस ट्रस्ट के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिसका नाम है, जो मंदिर के पूरे अफेयर्स मैनेज करता है, उसके ये जनरल सेक्रेटरी चंपत राय बनाए गए, जो आरएसएस के बड़े पुराने एक्टिविस्ट हैं, और उनके खिलाफ तो कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और एक स्मार्ट मूव ये किया गया, प्रिएम्प्टिव मूव, कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया और ये दिखाया गया कि साहब देखिए वो तो कितना हाई मॉरल ग्राउंड लिया उन्होंने, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उन्होंने डिसाइड कर दिया। ये टेक्निक अडॉप्ट की जाती है जब किसी को प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्ट किसी को करना होता है जब उसने कुछ गलत किया, तभी तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वरना तो नौबत ही नहीं आती। तो आज की डेट में अगर चंपत राय को लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, और प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, नवीन मिश्रा, 1967 बैच के आईएएस ऑफिसर है,
वो क्लीन चिट देने की उनको क्या जरूरत है? सो मोटो कहीं से मतलब बात चल रही थी कि भाई चंपत राय के बारे में भी पता करना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता करना चाहिए। वो और उनके जो दो खास गुर्गे हैं, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके खिलाफ क्यों नहीं करी गई साहब एफआईआर? एफआईआर ड्राइवर के खिलाफ तो हुई और जो छुड़भैये बाबू अबू है उनके खिलाफ हुई, ड्राइवर चंपत राय का, लेकिन उनके खिलाफ नहीं करी गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा स्मार्ट तरीका है उनको बचाने का। तो मेरा मानना और चार, देखिए एसआईटी फॉर्म की थी योगी आदित्यनाथ ने। आपने बात करी दिल्ली और लखनऊ में जो रस्साकशी चल रही है, काफी अरसे से चल रही है, इस मामले को लेकर के भी उसमें एक नया ट्विस्ट आया। एसआईटी आनंद फानंद में योगी आदित्यनाथ ने कॉन्स्टिट्यूट कर दी। उससे लगता है कि वो जल्दी में थे कि किसको इसमें क्या करना होगा। एसआईटी के जरिए से मेरे कंट्रोल में रहेगा इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैं चाहूंगा, जिसको मैं हैंग करना चाहूंगा उसे हैंग करूंगा, जिसे बचाना चाहूंगा बचाऊंगा। लेकिन इसमें दिल्ली इंटरवीन कब कर गया? क्योंकि चंपत राय दिल्ली के आदमी हैं, बहुत क्लोज हैं। वो मोदी और शाह के और मोहन बाबत के भी जो क्लासेस के व्यक्ति हैं। इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा ने जब ये सर्टिफिकेट दिया उनको कि आई कैन वाउच फॉर चंपत राय, नॉट एनीबडी एल्स, अनकॉल्ड फॉर, बात चल रही थी कि जांच ठीक से हो। नृपेंद्र मिश्रा जो एक दिन पहले कह रहे थे कि मेरा क्या इससे ताल्लुक है, मैं तो कंस्ट्रक्शन कमेटी से मतलब है, मुझे ट्रस्ट के बारे में नहीं पता। इतना सीनियर अफसर जब इस तरीके की बात करे तो बड़ा क्लियर है कि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। जी हाँ, मैं आती हूँ अभी दिल्ली और लखनऊ। जी हाँ, शरद जी, मैं दिल्ली लखनऊ के पूरा जो ये संघर्ष है इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ये खबर भी, इस खबर को भी इजाज़त मिली कि ये खबर बाहर आ सके, क्योंकि योगी और मोदी की तकरार थी। ये कोई ऐसी पहेली भी नहीं है जिसको बुझाने के लिए कोई नंबर भी मिले कि देखिए पूरे तरीके से इस खबर को किस तरह से छिपाया गया। मैं ये भी आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन मुझे बताइए चंपत राय को लेकर जिस तरह की खबरें छपने की, मैं फिर से कहूँगी, इजाज़त दी जा रही है कि उनके पास 400 निजी गार्ड्स होते थे, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स 400, 1 करोड़ रुपए माहाना उनका खर्च था। जिस कंपनी को ये टेंडर मिला वो कंपनी आरएसएस से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति जो राम की सेवा में लगे हुए थे, ट्रस्ट के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे थे। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम जो खुद एक राजा थे, उनसे भी बड़े राजा बन के दिख रहे हैं ये। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। ये सारे लोग रामचंद्र जी से के रजवाड़े से कहीं ज्यादा बड़े रजवाड़े बन गए, क्योंकि इसी से जाहिर होता है इस कदर सिक्योरिटी लेकर के ये क्रिएट करना और इंप्रेशन देना कि हम जो है ये सब कुछ कर रहे हैं राम के नाम पे, और राम के नाम पे जो दौलत आ रही है, यानी कि डोनेशंस आ रहे हैं, चढ़ावा आ रहा है, आभूषण दिए जा रहे हैं चढ़ावे में, वुल ऑफरिंग्स में जब लूट की जा रही है तो फिर ये सिक्योरिटी क्या करे? सवाल जाहिर है उठेगा, और उम्मीद से पूछा जाएगा सवाल जो इसके करता धरता दे, और वो करता धरता चंपत राय। डे वन से उनको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनमें 36 का आंकड़ा रहा है, वो वेरियस रीजंस, उनमें एक वजह ये भी है कि योगी आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में कोई स्थान नहीं मिला, जबकि वो समझते थे कि उनका जो मठ है, जो उनके गुरु थे इस मठ में, इनसे पहले और उससे पहले अवैधनाथ और पहले दिग्विजयनाथ, उनका काफी रोल रहा था अयोध्या मूवमेंट में। तो उस रिश्ते से ये सोच रहे थे, क्योंकि आज वो इनहेरिटर हैं, आज वो इस अध्यक्ष हैं उस मठ के, तो उनको इसमें जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इसीलिए जो ये बनाया गया एसआईटी, उसका कंट्रोल, डिफैक्टो कंट्रोल दिल्ली ने ले लिया। और जब दिल्ली तय करने लगा कि किसको अंदर करवाना है, किसको बना फंसाना है, किसको बचाना है, तो आप समझ सकते हैं कि उस मंदिर जिसके लिए, अगेन मैं रिपीट करता हूं, जिससे देश की राजनीति बदली, जिससे इनको सत्ता मिली, उसके लिए इनकी कंसर्न सिर्फ वहीं तक सीमित है कि किस तरीके से जो असली कल्प्रिट्स हैं, जिनके जरिए से और बड़े खुलासे हो सकते हैं, उनको इससे बाहर निकाल दिया जाए इस जांच के दायरे से। और इसीलिए तब जिस तरीके का आज बात की जा रही है कि साहब बड़ा इन लोगों के घरों से
बरामदगी हुई है सामान की, पैसे की। आप सोचिए जहां बात हो रही हो कि यहाँ पे लूट हुई है अरबों में, वहां पे 90 लाख रुपए की रिकवरी और कुछ जेवरात की रिकवरी करने के पीछे क्या कहानी? ये जो रिकवरी है, ये सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है। क्योंकि लोगों को किसी भी तरीके से अभी ये अंदाजा नहीं है कि किस एक्सटेंट की चोरी है। सिर्फ या वो अटकलें लगाई जा रही हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग। कोई कहता है कि 10 करोड़ की हुई, कोई कहता है 200 करोड़ की हुई, कोई कहता है 1000 करोड़ 2000 करोड़ की चोरी हुई है। क्योंकि कितने दिन से ये चल रहा था, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अब मैं कई चीजें हैं जो शरद जी, बड़ी खामोशी अख्तियार कर रखी है। जी हाँ, मैं बिल्कुल अब आपसे समझना चाहती हूँ जो योगी मोदी की तकरार है। बहुत कम लोग भारत में ऐसे हैं जो इस मुद्दे को इतने बेहतरीन और बारीक तरीके से समझते हैं जितना आप लखनऊ में बैठे हुए समझते हैं। आपने बाकायदा कई किताबें लिखी हैं जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति और भगवा राजनीति को किस तरह से समझा जाए आज के मौजूदा दौर में। आपकी अभी एक नई किताब भी आई थी कुछ दिनों पहले। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को अगर समझा जाए, योगी और मोदी के बीच की तकरार को, तो आप ये बताइए कि मंदिर में जो चंदा चोरी का ये मामला आ रहा है, चढ़ावे में चोरी का, चाहे वो 2 करोड़ का है या 100 करोड़ का है या 1000 करोड़ का है, आम जनता उत्तर प्रदेश की इसे किसको जिम्मेदार मान रही है? क्योंकि हमें ये भी समझना है कि 1 साल से कम वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ये मुद्दा राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन जो फिजिकल भौतिक फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है मंदिर, वो अयोध्या में है जो उत्तर प्रदेश में है। तो मुझे बताइए, चुनाव से ठीक पहले जब हम इस मुद्दे को उभरते हुए देख रहे हो, ये मुद्दा आसानी से नीचे नहीं जाएगा, ये मरेगा नहीं आसानी से, सिर्फ और सिर्फ इसकी और परतें खुलती जाएंगी। तो इस पूरी तकरार के बीच क्या मोदी ये चाहते हैं कि योगी कमजोर होते हुए नजर आए, योगी का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कंट्रोल सत्ता पर, और उन्हीं की आंख के नीचे, नाक के नीचे उनके भ्रष्टाचार होना इस मंदिर में, क्या मोदी चाहते हैं कि योगी कमजोर दिखें? बिल्कुल, मुझे तो यकीन है इस बात में कि वो कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से इसमें ये बात सामने आ जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है योगी का, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसने ना तो उसमें वो तेजी दिखाई और ना ही उस प्रकार का प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जो कि लेना चाहिए था। और ये भी मुमकिन है कि मोदी और शाह ये बताने की लोगों को कोशिश करें कि योगी आदित्यनाथ को ने इसमें इतने दिन तक खामोशी क्यों अख्तियार करी, जबकि उन्हें एज चीफ मिनिस्टर, जो कि वो बताते हैं चीफ मिनिस्टर इस प्रकार के हैं जिन्होंने राम राज्य ला दिया है, लॉ एंड ऑर्डर परिवर्तित कर दिया है, पूरा कायाकल्प कर दिया है प्रदेश का, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, क्लेम्स। और इस पब्लिसिटी में 2000 करोड़ खर्च होते हैं बताने में लोगों को। और ये वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया वही कहता है जो वो बताया जाता है। इसका जो पहला खुलासा हुआ आफा, ये हम लोग ये अभी बिल्कुल ये चीज जो है पीछे रह गई है, जबकि हकीकत ये है कि आज से 15-20 रोज पहले इसका जब मेन खुलासा उसी दिन हुआ जब इस ट्रस्ट के एक अकाउंटेंट जिनका नाम महिपाल सिंह है, कोटा के रहने वाले हैं और आरएसएस के बड़े स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट हैं और काफी कमिटेड एक्टिविस्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट से कोई तनख्वाह भी नहीं लेते थे इस काम के लिए जो अकाउंटेंट का उनको दिया गया था, और उनका काम था काउंटिंग को सुपरवाइज करना। इन महिपाल सिंह ने एक इंटरव्यू दिया, एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूब चैनल है टॉप सीक्रेट, रन बाय अ यंग जर्नलिस्ट, जिन्होंने उस इंटरव्यू में पहली दफा इन्होंने बताया कि यहाँ पे काउंटिंग में गड़बड़ हो रही थी। और महिपाल सिंह ने ये बात साफ साफ कही, मैंने वो इंटरव्यू 2-3 बार देखा है जी, कि जब उन्होंने चंपत राय को ये बात बताई कि उन्हें शक है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, गिनती में गड़बड़ हो रही है, तो चंपत राय ने बजाय उनकी बात को अहमियत देते हुए इसकी जांच करवाने के बजाय उन्होंने महिपाल सिंह को एक तरीके से उनकी छुट्टी कर दी। उनसे कहा थोड़े दिन छुट्टी के लिए छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा आराम कराइए। वो अपने घर चले गए कोटा। फिर उनको मैसेज भेजा गया कि अब आपकी जरूरत नहीं। ये क्या पता था, आप बताइए, कि अगर कोई आदमी चोरी पॉइंट आउट कर रहा है और आप वहां के कर्ता धर्ता है,
उस व्यक्ति को आप किनारे कर देते, तो इससे क्या मतलब होगा? इसका स्ट्रेट अवे मीनिंग ये है कि आप उस चोरी डकैती में कोई ना कोई आपका कोई रोल है, आप उसमें शामिल हैं, आपको उसका हिस्सा मिलता है। वरना आप क्यों ऐसे व्यक्ति को तो उन्हें हाईलाइट करना चाहिए था कि इस आदमी ने बताया है, चलिए इसमें जांच की जाए। कुछ नहीं किया गया। ये तो उस इंटरव्यू की बात को जब अखिलेश यादव ने और लोगों ने इसको ट्वीट किया इसके, तब पब्लिक डोमेन में ये बात आई। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को अगेन अपने तरीके से रफा दफा करने के लिए उन्होंने सोचा एसआईटी बना देते हैं, और जिसको एसआईटीज में यूजुअली टेलर मेड रिपोर्ट्स आती है। मुझे 48 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, और मैंने देखा है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब जब एसआईटीज बनती हैं तो उसके पीछे मकसद ये नहीं होता कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ आए दिन बोल रहे हैं। सिचुएशन ये है कि जो रियल कल्प्रिट्स हैं, अभी देखिए बहुत लोग निकलेंगे, बरतें खुलेगी, और इलेक्शन पिच वाली जो बात आपने कही, इलेक्शन से पहले कोशिश ये होगी कि मामले की रिपोर्ट आ जाए, जैसा कि दिल्ली वाले चाहते हैं। योगी कितनी चलेगी कहा नहीं जा सकता। जैसी रिपोर्ट आ जाएगी उसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस के ये, और सारे माइंड यू सारे लोग आरएसएस के हैं। उसमें कुछ लोगों को जिनको हैंग करने का प्लान है, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई और जेल भेजे गए, जिनके घर में तलाशी ली गई है। अब सोचिए, मामला उजागर होने के 10-15 रोज बाद घरों की तलाशी हो रही है, तो ये भी माहौल है। एविडेंस इतने कौन रखेगा? जो लोग ऑलरेडी डेली बेसिस पे एविडेंस डिस्ट्रॉय करते थे, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, कि आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस किया किस तरह से? सीसी कैमरा फुटेज को पीट करके। और ये तरह आपने सुने होंगे, कई बातें कही जा रही हैं इन ट्रस्ट के लोगों द्वारा। कोई कहता था वो 45 दिन में तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता था, कोई कहता है कि नहीं वो तो रहना चाहिए था थ्रू फुटेज बराबर। और कायदे से इस तरीके के प्रोजेक्ट में, जो इतना बड़ा मंदिर है जहां अरबों रुपया आता है, वो फुटेज डिस्ट्रॉय करने का मतलब है एविडेंस डिस्ट्रॉय करना। और पूरी तरीके से ये एक तरह से गिल्ट का एडमिशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडमिशन ऑफ गिल्ट। जी हाँ। बिल्कुल, और बिल्कुल। शरद जी, मैं ये भी कह रही हूँ कि इस तरह का भी फुटेज देखा और बड़ी हैरानी हुई, और लगा कि कोई शायद कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, जिसमें पुलिस धावा बोल रही है किसी आरोपी के घर पर, और बाकायदा 36 कैमरे ले जाकर तफ्तीश की जा रही है। यानी कि आप पुलिस चुपचाप रात के अंधेरे में जाकर उनको दबोच नहीं रही है, आरोपियों को वहां कुछ तलाश करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि बड़े ही हास्यास्पद तरीके से लगा कि कोई बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं, जहां पर 36 कैमरे ले जाकर पुलिस बाकायदा दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में जाके आरोपियों के घर में तलाशी लेने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब मकसद ये नहीं है कि इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि आखिर कौन चोरी कर रहा था, डकैती कौन डाल रहा था, बल्कि जनता को समझाया जाए कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने ये कहा कि आप इस बात के लिए कन्विंस्ड हैं कि नरेंद्र मोदी या उनका जो खेमा है वो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ कमजोर नजर आए। इसका मतलब ये है कि क्या ये लोग नहीं चाहते कि अगर बीजेपी की फिर तीसरी बार जीत होती है, मान के चलते हैं अगर, तो क्या योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्योंकि ये बात तो समझना है कि जो भी वजह रही हो, इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थकों में योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय हैं। बिल्कुल, और वो लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स का। उनके पास एक ही कार्ड है, और वो है हिंदुत्व का कार्ड। और उनका हिंदुत्व डिफाइन ये करता है कि आप तभी हिंदू हैं जब आप मुसलमान से नफरत करें, क्योंकि उनका हर मूव इस तरीके का होता है। शायद उनको इस चीज का अंदर, वो काफी, मैंने जो उनके ऊपर जो बुक लिखी उसमें मैंने लिखा है कि वो हर चीज में मोदी को कॉपी करते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल वही है कि अल्टीमेटली वो उस कुर्सी पे पहुंच जाएं जहां मोदी बैठे। तो उसका वो वही तरीका अपनाते हैं, हार्ड लाइनर स्टैंड लेकर के, और इसी वजह से उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करी। ये सब चीजें तो हवाई बातें हैं कि सब करप्शन खत्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया, डेवलपमेंट कर दिया, ये सब पब्लिसिटी में सुनने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी इससे बहुत परे है। ये दिल्ली का पूरा इसमें मूव ये रहेगा। आपका जो शक है, ये आम लोगों में भी ये चर्चा है इस बात की कि ऑलरेडी उनको कुछ साउंड किया गया है
कि आपको दिल्ली में कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाएगा। ये तक बताया किसी ने मुझे कि उन्होंने कहा उनको डिफेंस मिनिस्ट्री तक के लिए कहा गया है, तो उनका इंटेंशन ये है कि नहीं, मुझे होम मिनिस्टर होना है, वरना वो यहाँ से जाने को राजी नहीं। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली इफ मोदी डिजायर्स, तो इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद भी वो यहां से हटा दिए जा सकते हैं, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले ये चाहेंगे कि वाकई में क्लीन चिट सबको मिल जाए। मंदिर की चोरी को बहुत अंडर प्ले करके और सिर्फ छुटभइयों को जेल की सलाखों के पीछे बैठ करके उनको शायद कुछ अलग से अंडर द टेबल उनको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा कि भाई तू थोड़ा दिल खामोश रहो, उसके बाद तो छुड़ा ही लेंगे। अरे जब आप गैंग रेपिस्ट को छुड़वा सकते हैं, उनके सजा रिमिट करा सकते हैं, तो ये कौन सी बात है? बहुत दिलचस्प आप बात कह रहे हैं शरद जी। मुझे लगता है ये चीज़ें भी सिर्फ लखनऊ में बैठ के ही पता चलती हैं। दिल्ली के पत्रकार कहते हैं कि वो तथाकथित रूप से राष्ट्रीय पत्रकार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोकल जिनको नर्व्स पे हाथ होता है, आप उन पत्रकारों में से एक हैं। आपने कहा कि ये खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को डिफेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। वो कह रहे हैं मुझे गृह मंत्री बनना है, यानी अगर वो जीत भी गए तब भी उनको लखनऊ से हटाया जा सकता है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मैं वापस मंदिर वाली बात पे आ जाती हूँ और ये बताइए मुझे कि ऐसा लगता है कि याददाश्त हमारी थोड़ी हल्की पड़ रही है, लेकिन पत्रकार तो एक तरह के इतिहासकार भी होते हैं। हम तो एक कहा जाता है कि हिस्ट्री इन हेस्ट या लिटरेचर इन हेस्ट भी कहा जाता है कि जल्दबाजी में साहित्य लिख रहे हैं या जल्दबाजी में हम इतिहास लिख रहे हैं। आप बताइए, 2019 की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद 2024 में आ जाती हूँ, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ टेम्पल का। नरेंद्र मोदी जो एक हिंदू राजा के अवतार में नजर आए, बिल्कुल नहीं लगा कि 140 करोड़ लोगों के 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, जहाँ पर मुसलमान भी नागरिक हैं, ईसाई भी नागरिक हैं, वो भी नागरिक हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। पूरे तरीके से उन्होंने एक साइड ले ली थी कि वो हिंदुओं के नेता हैं। उस वक्त में उनका भाषण मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर में कोई बदली हुई तारीख नहीं है, ये एक नए अध्याय, एक नए दौर की शुरुआत है। यानी इसको, मंदिर को जितना बड़ा, मुझे लगता है आरएसएस के लिए इससे बड़ा तो कोई आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं है। अब चाहे इस मंदिर को मुसलमान एक नाइंसाफ़ी के प्रतीक के तौर पर देखता रहा हो, लेकिन हिंदुओं को तो ये बताया गया कि उनके साथ ऐतिहासिक जो है इंसाफ हुआ। तो ये कैसा प्रतीक हुआ जो मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफ़ी का प्रतीक है और अब हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ है? नरेंद्र मोदी क्या अपनी नरेंद्र मोदी क्या अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्योंकि इनॉग्रेशन उन्होंने किया। ये अलग बात है कि मंदिर उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में है, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या जिसे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, या मैं कहूँगी एक रिलीजियस अकाउंटेबिलिटी कह लेते हैं इसको, क्या ये नरेंद्र मोदी की नहीं बनती? मुझे लगता है कि मॉरल और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बनती थी कि आप इसको एक इस तरीके का, जब आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा है, तो पूरे राष्ट्र को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। जबकि वो कहते हैं बड़ी जोर शोर से, उस टाइम पे भी बोलते थे 140 करोड़ लोगों का मैं रिप्रेजेंटेटिव। जबकि उस दिन जब ये हुआ है प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, उस दिन मोदी का रूप बिल्कुल डिफरेंट था। इट वॉज मोर लाइक अ राजा और भगवान दोनों का ही उन्होंने जिस तरीके से रोल प्ले किया था वैसे ही लगता था। और इट वॉज ऑल अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ। सब कुछ वही करते दिख रहे थे। आई डोंट नो कितने कैमरास वहां लगे थे, 21 या 36, लेकिन जो बातें आ रही थी बाहर वो ऐसे ही कहा जाता था कि इंस्ट्रक्शंस यही हैं दिल्ली से कि कैमरा फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ये दिखना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। शायद ही कहीं आपको दाएं बाएं कुछ लोगों को मोहन भागवत जैसे बैठा लिए गए थे। यूपी की गवर्नर, आई डोंट नो किस पोजीशन में वो बैठी थी, एज अ गवर्नर या भक्त जो भी है वो थी। योगी आदित्यनाथ भी साइड में बैठे हो कब, बट गलती से भी कोई जना कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं दिख सकता था उसके आगे एक फ्रेम, क्योंकि ये और वो इवेंट था, और वो मुझे लगता है रिलीजियस इवेंट से ज्यादा वो एक पॉलिटिकल इवेंट था, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों को ज्यादा अहमियत दी गई कि टॉप फिल्म स्टार्स, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरीके के लोगों को, बजाय अयोध्या के वो लोग जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में शुरू से शामिल रहे, या अयोध्या के तमाम साधु जो हमेशा खड़े रहते थे
इस मंदिर के लड़ाई के लिए और उसके पीछे। हमें तो ये भी याद है और लोगों को एक चीज ये नहीं पता होगी कि बजाय अयोध्या के जो तमाम प्रचंड पंडित वहां बैठे हुए हैं, उनसे इस प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराने के बजाय वो बनारस और मथुरा से बुलाए गए थे लेसर नोन पंडित, पुरोहित जिसे कहते हैं। क्या वजह हो सकती है ये समझ में नहीं आया, लेकिन अयोध्या के तमाम पंडितों को बिल्कुल ऐसे म्यूट स्पेक्टेटर्स की तरह बैठा दिया गया, क्योंकि फोकस सिर्फ एक आदमी था। और एक चीज मैं और अरफा आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, उस दिन इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया, जिस तरह जो कि ये बात पब्लिसिटी कर रहे थे, आपने देखा होगा तमाम होर्डिंग्स की लगी थी, बैनर्स, होर्डिंग्स, पर टेलीविजन चैनल्स पे दिखाते थे कि मोदी जी एक 4-5 साल के बालक को उंगली से लेकर के आ रहे हैं और उसमें लिखा है ये लाए हैं राम। उससे पहले हम तो हमेशा यही समझते रहे कि राम लोगों को लेके आए हैं और राम ही ले भी जाएंगे, लेकिन उस दिन ये चीज बिल्कुल बदल दी गई है। इतिहास ये जिस रिलीजन का जो एक फैक्ट है और जो बिलीफ है उसके भी बियॉन्ड चले गई है, क्योंकि इन्होंने ये कोशिश करी बताने की कि राम को ये लेके आए। और राम जन्मभूमि जिसका कॉन्सेप्ट उस मंदिर का ये था कि न्यू बॉर्न राम का वो मंदिर है, इसलिए कहा जाता था रामलला की मूर्ति जो ओरिजिनल थी, जो 1949 में जो है वहां पे प्लांट करी गई थी, जिसका रिकॉर्ड है, जो सडनली दिखाने को बताया गया था, आकाशवाणी हुई और एक मूर्ति उत्पन्न हुई 22 दिसंबर की रात को 1949। उसको लेकर के ही तो बाबरी मस्जिद को जब कहा गया नहीं साहब ये जो है राम जन्मभूमि है, राम, ये आकाशवाणी हुई थी और उसके बाद ये मूर्ति आई है। आज आप इससे पूछिए कि वो मूर्ति कहाँ है, कोई जवाब नहीं देता। शुरू में बताया गया कि उस मूर्ति को, क्योंकि पुराने बहुत से पंडितों का, शंकराचार्यों का, सबका व्यू ये था कि वो मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो दिखाता है राम को उस रूप में जो न्यू बॉर्न राम के। जो मोदी जी जिन राम को लाए वो तो 4-5 साल के बालक थे। हमें नहीं पता था कि भाई न्यू बॉर्न बच्चा 4-5 साल का कैसे हो जाएगा। और शरद जी मुझे यहाँ पे ये भी समझना है कि जब पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं मंदिर निर्माण का, तो मंदिर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका भी तो जिम्मेदारी सब उनके ऊपर जाती है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या जो राम भक्त हैं और खासकर वो लोग जो नरेंद्र मोदी आरएसएस को पसंद करते हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को, क्या ये भ्रष्टाचार के जो पूरे आरोप हैं जो खुल के सामने आ गए हैं, आपको नहीं लगता इसकी वजह से उन लोगों के बीच भी ये पूरी जो धर्म की राजनीति है, मंदिर की राजनीति है, भगवा राजनीति है, इसकी विश्वसनीयता को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी? बिल्कुल ठेस पहुंचेगी, लेकिन शायद मेरा जो अंदाजा है कि बहुत दिल्ली वाले और लखनऊ वाले जो आका लोग हैं, चाहे मोदी साहब और यहाँ योगी आदित्यनाथ हो, इनमें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है इस बात का कि वो असलियत सामने नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी जेब में। वो जैसा चाहते हैं, आपको याद होगा कि शुरू में इसकी मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर तक नहीं आ रही थी, फिर इसकी खबर जब मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने लगी तो ये क्लियर हो गया कि दिल्ली ने उनको कहा है इंस्ट्रक्शंस को कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हीं के इशारों पे काम करता है। तब ये खबर आई, और जिस तरीके से खबर आ रही है वो भी ज्यादातर यही दर्शाता है कि इसके पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि असली डाकुओं को पकड़ा जाए। डाका डर चुका है, लेकिन डाकू नहीं पकड़े जा रहे। छोट भैया जिनको गिरी फ्री, जो इधर उधर थोड़ी बहुत रकम मिल गई, चुरा लिया उन्होंने, चोर वो है, तो उनको हाईलाइट किया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरे उस पे पर्दा डालने के का जो उद्देश्य दिखता है इन लोगों का, उसमें ये सफल हो जाएंगे अगर विपक्ष ने इसको बहुत जोरों से, इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं इस बात पे कि अगर यूनाइटेड तरीके से अगर विपक्ष ने इस मामले को, इस चुनाव से पहले माहौल बनाया और लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा जा करके कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने राम का मंदिर बनवाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, ये ट्रस्ट ट्रेड किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, लेकिन इसमें जो लोग रखे गए उनकी विश्वसनीयता क्या है और क्यों उन्होंने ये चीज सामने आ गई, तो
कौन दोषी है उनको बनाने के लिए? भाई आफ्टर ऑल उनको अपॉइंट वहां किया गया तो किसने किया? ये सवाल उठना चाहिए और ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि दिल्ली के हाईएस्ट लेवल पे जो लोग इसे देख रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे, उनका मकसद इसके पीछे जब ये बात उजागर हो गई है वो क्या? वो सच को छुपाने का है या सच को उजागर करने का? शरद जी, इस पूरे मुद्दे पर जो एक जाति का पूरा कोण है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि इस पूरे मामले में जो आरोपी निकल के आ रहे हैं, उसमें कितने मिश्रा हैं। आप ये समझिए छोटा आरोपी, मंझला आरोपी, बड़ा आरोपी, सारे के सारे मिश्रा हैं। तमाम ये पूरा ऐसा लगता है कि करप्शन के पूरे केंद्र में जैसे आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संस्था है, उसी तरीके से पूरे करप्शन में भी जाति का कोण दिख रहा है। देखिए ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये इससे जाहिर होता है कि ये सारे सवर्ण लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। अगर इसमें प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो तो तमाम प्रॉपर्टी एक दूसरे जो खरीदी गई, जो पैसा, जो नाजायज पैसा मिला इस मंदिर के जरिए से, उसको इन्वेस्ट किया गया है जिन जिन प्रॉपर्टीज में, वो तभी निकलेगा। उसमें और भी आपको मिलेंगे एक ही कुनबे के लोग जो दूर दूर किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट देखते हैं। और यही वजह होगी, क्योंकि वरना अगर इसको ये पहली चीज तो ये ट्रस्ट में भी जो था वो सबका represent, कम से कम इस देश में जहां इतनी जातियां हैं तो उसमें कम से कम एक ब्रॉड बेस्ड बनाना चाहिए था। ऐसे लोग होने चाहिए थे जो डिफरेंट जातियों को रिप्रेजेंट करें, जिनका पार्टिसिपेशन हो। अब आपको इससे मुझे एक याद आता है, जब 1986 में, आई थिंक 86 में, जब यहाँ पे पहली बार शिलान्यास किया गया था मंदिर का और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो शिलान्यास एक दलित से करवाया था। एक सिंबॉलिक अप्रोच थी जिसमें ये नहीं लग रहा था कि भाई मंदिर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है सवर्णों। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं किया जाना, ये आपके ने बड़ा अच्छा प्रेज किया कि इसमें भी सारे जो जो मैनेजमेंट में जो लोग शामिल थे और जो चोरी और डकैती में शामिल हैं, वो अधिकतर लोग एक दूसरे से जात के बेसिस पे कनेक्टेड दिखते हैं। ये बड़ा ये स्ट्रेंज, इट्स साउंड स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू। यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और कल ही ये वीडियो काफी वायरल हो रहा था। कोई आरएसएस के कोई व्यक्ति है, नाम नहीं मुझे नहीं मालूम है, वीडियो में बाकायदा वो ये चीज को एलानिया कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, चोरी हो गई तो क्या हुआ। अरे भाई, हिंदू का मान ली तो हिंदू के पास गया। सॉरी, ये कहना किसी भी व्यक्ति के लिए कि क्या हो गया, चोरी हो गई तो हो गई, हिंदू का माल हिंदू के पास ही तो गया। और ये कह करके वो उन लोगों पे अंकुश लगा रहे हैं जो भाजपा और आरएसएस के नहीं है और सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं, उसका ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। और इस सवाल उठाने में भारतीय जनता पार्टी वाले सबसे आगे हैं। वो ये तक बात पे कांग्रेस को कोसते हैं कि साहब कांग्रेस को क्या हक है सवाल उठाने का चोरी के बारे में, अयोध्या की चोरी के बारे में। उन्होंने तो हमेशा टेम्पल को अपोज किया। और समाजवादी पार्टी को तो वो और ज्यादा कोसने हैं, यही कह करके कि इनको कोई हक नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। अब इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर मुलायम सिंह यादव इतने बड़े दोषी थे और उनके कहने पे ये गोली चली थी, तो देवेंद्र मिश्रा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एज चीफ मिनिस्टर उस जमाने में। और उससे भी ज्यादा जो ग्लेयरिंग बात है कि अगर ये वाकई में मुलायम सिंह को दोषी मानते थे, तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने मुलायम सिंह को पद्म भूषण, पद्म विभूषण से क्यों नवाजा। इनको याद दिलाने की जरूरत है कि आपने क्या इस बात का उनको रिवॉर्ड दिया कि भाई मुलायम सिंह जी, अच्छा हुआ आपने गोली चलवाई, तो आज ये इशू हम रेस कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको हम पद्म विभूषण देते हैं। ये बड़ा भारी सवाल है। इससे इन सब बातों से दिखता है कि इनकी नजर में राम के लिए कितनी अहमियत है,
इनकी नजर में राम के लिए कितनी श्रद्धा है दिल से और वाकई में कितनी आस्था, ये साफ दिखता है। शरद प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।